नमस्कार दोस्तों। तो मैं रीना सिंह अपने रीना एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए अच्छे हों सारे नवरात्र। तो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट, जो हमने आज तक टीजीटी के राइटर पढ़े थे, वन वर्ड, इंग्लिश वोकेब जो भी पढ़े थे उससे लेकर 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं। तो आप इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से टिक करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बाद में लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट से ही लिए गए हैं। वही क्वेश्चन है जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मीनिंग विच इज अपोज्ड टू इट्स मीनिंग इन द फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड मीनिंग एक ऐसा मीनिंग जो अपोज्ड हो मीनिंग के, जो दिया हुआ हो फिगर में, यूज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा कॉनोटेटिव मीनिंग, द सेंस मीनिंग, सी है द लिटरल मीनिंग और डी है इमेजिज्म। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या है? क्या कहलाता है वो मीनिंग जो स्टैंडर्ड है और अपोज्ड है, विरुद्ध है, वो क्या कहलाता है? तो इसके लिए हमारा आंसर है सी, द लिटरल मीनिंग। द लिटरल मीनिंग होता है फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड। एक स्टैंडर्ड मीनिंग जिसका यूज फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड कहा जाता है, उसे बोलते हैं लिटरल मीनिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है डिनाउनमेंट। डिनाउनमेंट क्या होता है? डिनाउनमेंट होता है रेजुलेशन, रिवेलेशन, रिस्योरेक्शन या नन ऑफ दीज। तो डिनाउनमेंट का मतलब क्या होता है? डिनाउनमेंट होता है हमारा रेजुलेशन, यानी जब एंड होता है प्ले का तो उसके एंड को क्या बोलते हैं? डिनाउनमेंट बोलते हैं या रेजुलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, रेजुलेशन बोलते हैं डिनाउनमेंट को। क्वेश्चन नंबर 3 आता है द selection and arrangement of words in speech and writing, यानी वर्ड की व्यवस्था एक स्पीच में या किसी लेख में शब्दों को सही से अरेंजमेंट करना, उनका सेलेक्ट करना, उन्हें क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है, फिक्शन कहलाता है, पैशन कहलाता है या डिक्शन कहलाता है? तो इसका सही आंसर है डिक्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहलाता है वर्ड और का स्पीच या राइटिंग में सिलेक्शन, अरेंजमेंट, डिक्शन कहलाता है। 4 क्वेश्चन आता है हमारा एनी वर्क ऑफ लिटरेचर which sets out to instruct। Any work of literature which sets out to instruct is called, क्या कहलाता है? किसी भी साहित्यिक वर्क में, साहित्य में इंस्ट्रक्ट जो होते हैं, संकेत जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो डिडक्टिक कहलाते हैं, डायक्ट्रिक कहलाते हैं या एपिसेडियम कहलाते हैं या एपिस्टल कहलाते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए, डिडक्टिक। क्या कहलाते हैं? डिडक्टिक कहलाते हैं किसी भी साहित्य के वर्क में
इंस्ट्रक्टर सेट आउट करना क्या कहलाता है? डिडक्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, डिडक्टिक। 5 क्वेश्चन आता है हमारा। ए सॉन्ग और हाइमन, ए सॉन्ग और हाइमन ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन इज नोन एज। एक गाना या हाइमन सॉन्ग मॉर्निंग जो दुख पर, किसी पर्सन की मृत्यु पर, डेड पर्सन की मृत्यु पर यानी मृतक व्यक्ति को याद करने के लिए, मेमोरियल के लिए लिखा जाता है या गाया जाता है एक शोक गीत इस तरह का, तो वो क्या कहलाता है? लिरिक कहलाता है, डिर्जी कहलाता है, बैलाड कहलाता है, नन ऑफ दीज। तो लिरिक क्या होती है? एक ऐसी पोएम होती है जो जिसमें लय होती है, संगीत होती है, सिंगल पर्सन द्वारा गाई जाती है। बैलाड 4 लाइन स्टैंजा होते हैं और एक किसी लीजेंडरी पौराणिक कथा को लेकर लिखी जाती है। लोग इधर उधर घूमने वाले लोग उसे गाते हैं, उससे अर्निंग भी करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आएगा हमारा डिर्जी। डिर्जी एक सॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी। डिर्जी एक ऐसा सॉन्ग, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ए सी बी डी पड़ गया है, लेकिन हमारा डिर्जी सही है। हम डिर्जी से याद रखेंगे कि ऐसा सॉन्ग या गीत जो लिखा जाता है किसी व्यक्ति को, मृतक व्यक्ति को याद करने के लिए, तो वो कहलाता है, डिर्जी कहलाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ए कॉमिक वर्ड्स ऑफ इर्रेगुलर मीजर। ए कॉमिक वर्ड्स ऑफ इर्रेगुलर मीजर क्या कहलाता है? एक हास्यास्पद छंद जिसका अनियमित हो, इर्रेगुलर हो, अनियमित हो, मापन हो, क्या कहलाता है? कॉमेडी, फार्स, ट्रेजेडी, डॉगरल। क्या कहलाता है ये? ऐसा वर्क जिसमें इर्रेगुलर यानी बिल्कुल अनियमितता हो, कॉमिक हो। कॉमेडी भी कॉमेडी हो, जो कॉमिक होती है, हास्यास्पद होती है। फार्स भी ऐसा ही होता है। ट्रेजेडी नहीं होता, ट्रेजेडी में दुखांत होता है, दुख भरी एक प्ले होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन होता है सही, डॉगरल। ये कॉमिक वर्ड्स ऑफ इर्रेगुलर मीजर क्या होता है? डॉगरल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। कॉमिक वर्ड्स ऑफ इर्रेगुलर मीजर इस क्या कहलाता है? डॉगरल कहलाता है। फिर हमारा 7 क्वेश्चन आता है, एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन इज द फ्रेज। एक एंग्री यंग मैन क्या फ्रेज है? विच वाज फर्स्ट यूज इन 1956, जिसका पहली बार यूज किया गया था 1956 में, लार्जली बाई जर्नलिस्ट, पत्रकारों द्वारा, फॉलोइंग द प्रीमियर ऑफ, यानी इसमें से किस राइटर ने सबसे पहले उसकी शुरुआत की थी? तो हमारे ऑप्शन है इसके, इब्सन के डॉल्स हाउस में, बी ऑप्शन जी.वी. शाह के आर्म्स एंड द मैन में, या जॉन ऑप्शन का प्ले था लुक बैक इन एंगर। तो ये एंग्री यंग मैन का प्रीमियर किसने शुरू किया था, यानी सबसे पहले किसने अपने एंग्री यंग मैन को दिखाया था अपने वर्क में? तो इसका आंसर है हमारा सी सही। जॉन ऑप्शन का प्ले था लुक बैक इन एंगर, उसमें उन्होंने एंग्री यंग मैन को सबसे पहले दर्शाया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीचिंग लंदन। लंदन पहुंचकर इन 1587 में शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था। क्या ज्वाइन किया था? बर्वेस कंपनी ऑफ एक्टर्स, जॉब इन अ स्कूल, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स, या नन ऑफ दीज। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने पूरा शेक्सपियर को पढ़ाया है आपको। तो उन्होंने क्या ज्वाइन किया था 1587 में लंदन पहुंचकर? इसका ऑप्शन है हमारा ए, बर्वेस कंपनी ऑफ एक्टर्स। बर्वेस कंपनी ऑफ एक्टर्स यानी
कल जो बरवेस थी, एक ऐसी कंपनी थी जहाँ प्ले नाटक वगैरह के काम होते थे, तो उसे ज्वाइन किया था शेक्सपियर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 9 नंबर। ऑन अगस्त 1196, 11 अगस्त 1596 को वन ऑफ द शेक्सपियर चिल्ड्रन, शेक्सपियर के एक बच्चों में से एक की मृत्यु हो गई थी एज ऑफ 11 वर्ष की आयु में। तो वो कौन था, उसका क्या नाम था? हेमनेट, जूडिथ, सुजैन, नन। ये तीनों ही शायद क्या थे? हेमनेट, जूडिथ, सुजैन, ये तीनों ही बच्चे विलियम शेक्सपियर के थे। और 1596 में 11 अगस्त को उनके एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो वो हुई थी हेमनेट की। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, हेमनेट की डेथ हुई थी शेक्सपियर के 11 अगस्त 1596 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बिटवीन दैट टाइम पीरियड, यानी इस टाइम पीरियड के समय के अंतराल में, बीच में विलियम शेक्सपियर ने अपना बेगन सक्सेसफुल कैरियर शुरू किया था लंदन में एज एक्टर के रूप में। तो वो कौन सी एज में किया था? तो इसके ऑप्शन है हमारे बिटवीन 1585 से 1592, बी ऑप्शन है 1592 79 से 1583, सी ऑप्शन है 1579 से 1587 या 1580 से 1591। तो हमारे इसका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जाता है शेक्सपियर ने अपना कैरियर एक्टर के रूप में शुरू किया था 1585 से 1592 के रूप में सक्सेसफुल, जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखे थे और एक्टिंग की थी। विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर्स ऑफ लाइफ, शेक्सपियर के जीवन का वो समय जब उन्होंने के जीवन को कहा जाता है लॉस्ट ईयर्स ऑफ स्कॉलर्स। तो उस समय को, टाइम पीरियड को कौन सा टाइम पीरियड माना जाता है? विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ कैरियर इज रेफर्ड एज लॉस्ट ईयर्स बाय स्कॉलर्स, यानी किस समय को शेक्सपियर के कैरियर के या जीवन के लॉस्ट ईयर्स कहा गया है विद्वानों द्वारा? तो ये किस ईयर को किया गया है? इसके ऑप्शन है बिटवीन 1580 से 1592, 1582 से 1592, 1590 से 1592 या 1585 से 1592। तो फ्रेंड 1585 से इसका है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही। 1585 से 1592 के टाइम पीरियड को जब विलियम शेक्सपियर ने अपना वर्क स्टार्ट किया था, तो उसी टाइम पीरियड को स्कॉलर्स विद्वानों द्वारा क्या बताया गया? लॉस्ट ईयर बताया गया है। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज अथर फर्स्ट टाइम, विच प्ले बोर शेक्सपियर नेम एज अथर फर्स्ट टाइम, यानी किस प्ले को शेक्सपियर के नाम से या शेक्सपियर का नाम दिया गया था पहली बार, फर्स्ट टाइम? तो हमारा ऑप्शन है लव लेवर लॉस्ट, टाइटस एंड्रोनिकस, मर्चेंट ऑफ वेनिस या कोरियोलानस। तो इसका आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। लव लेवर लॉस्ट को पहली बार शेक्सपियर के नाम से जाना गया था, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, यानी शेक्सपियर ने
अपने प्लेस कब लिखे थे? कौन कौन सी सेंचुरी में लिखे थे? तो हमारा ए ऑप्शन है इसका 15 से 16 सेंचुरी यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 14th एंड 15th सेंचुरी 14वीं या 15वीं शताब्दी में, 16 एंड 17th सेंचुरी 16वीं या 17वीं शताब्दी में, या 17th एंड 18th सेंचुरी 17वीं और 18वीं शताब्दी में। तो कब लिखे थे शेक्सपियर ने अपने प्ले? तो हमारा इसका है ऑप्शन नंबर सी 16th एंड 17th सेंचुरी 16वीं और 17वीं शताब्दी में शेक्सपियर ने अपने प्ले लिखे थे। फिर हमारा 14 क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन? लंदन में कौन सा थिएटर था द शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद, जिसे शेक्सपियर ने बनाया था? तो इसके हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए द वर्ड, ऑप्शन नंबर बी द ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी द सर्किल, या ऑप्शन नंबर डी द ग्लोब। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी द ग्लोब। ग्लोब थिएटर को शेक्सपियर ने बनवाया था। 15 क्वेश्चन आता है हमारा, हु वाज नेक्स्ट टू शैतान? यानी शैतान के बाद पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में शैतान के बाद, शैतान जब हेल में आ गया था, हेवन छोड़ आया था, गॉड से विद्रोह कर लिया था, रिबेलियन हो गया था, तो उसके बाद में दूसरा कौन आया था? शैतान के बाद उसकी कमांड किसने संभाली थी? तो इसके ऑप्शन है हमारे एबेल, कैन, मेलक या बेल्जेबब। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेल्जेबब। मतलब शैतान के बाद अगला कौन था? बेल्जेबब था। फिर हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, मेलक इज द हॉरिड किंग। मेलक इज द हॉरिड किंग बेस्मेयर्ड विद ब्लड ऑफ। तो ये क्या था? बेस्मेयर्ड द ब्लड ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस, घोस्ट, या नन ऑफ दीज। कौन था मेलक हॉरिफाइड किंग? किसका खाता था ये? तो ये इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन सैक्रिफाइस। क्वेश्चन नंबर आता है 17, Whose bound allude the Syrian Ramses to lament his fate? यानी अपने भाग्य पर किसे पछतावा होता है? किसके लिए? सायरियन डेमसेस किसके whose bound किसके चोट से एल्यूड होकर, दुखी होकर? तो इसका ऑप्शन है हमारा थेमुआ, एबेल, मेलेक, या नन ऑफ दीज। तो हमारा इसका ऑप्शन आता है थेमुज। ये एक ही जगह यहाँ पर जेड होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा है थेमुज बाउंड एल्यूड। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल? यानी सबसे बाद में जो कौन से एंजल में सबसे बाद में कौन आया? देखो ये सारे जो पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न के साथी हैं, ये सब क्या हो गए थे? ये सभी हेवन में रहते थे और वहाँ से इन्होंने रेबेलियन हो गए थे, विद्रोह कर दिया था गॉड के खिलाफ। तो वहाँ से ये हेल में आए थे। तो सबसे पहले आया था सैटर्न, सेकंड बेल्जेबब आया था, और लास्ट में कौन आया था? तो हमारे इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है
बेलियाल, बी आया था थैमोस, सी आया था एवेल और डी आया था मेलोथ। तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेलियाल क्या आया था, सबसे लास्ट में आया था फॉलन एंजल में। एटीन क्वेश्चन आता है हमारा, ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही रिगेन्स इन कोर्ट एंड प्लेसेस, हु इज ही। इसमें कौन है जो लस्ट और वायलेंस यानी विद्रोह के और कामुकता के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा कौन है, तो उसे क्या है, ही रेगेंस इन कोर्ट्स एंड पैलेसेस। तो इसमें ही कौन है, थैमोस, मेलोक, बेलियाल या नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलियाल। 19 हमारा क्वेश्चन आता है, When night darken the street, रात में जब गलियां अंधेरी हो जाती हैं, then wander forth the sons of Belial, flown with insolence and wine. Where do these lines appear? ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के जॉन मिल्टन के किस वर्क से ली गई हैं, या किसके वर्क से ली गई हैं ये लाइन। When night darkness the street, then wander forth the sons of Belial, flown the insolence। ये किस वर्क से या किसके वर्क से ये लाइन ली गई हैं। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है पैराडाइज लॉस्ट, बी कॉमर्स, सी पैराडाइज रिगेंड या डी नन ऑफ दीज। और ये तीनों ही वर्क किसके हैं, जॉन मिल्टन के हैं। तो ये तो हमें क्लियर है कि जॉन मिल्टन के ही वर्क से ली गई हैं, लेकिन ये किस वर्क से ली गई हैं, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही, पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं ये लाइनें। ट्वेंटी क्वेश्चन आता है हमारा, Why do hospitable door in Jiva expose a matron? Why do hospitable door in Jiva expose a matron? तो इसके हमारे सही ऑप्शन हैं, to avoid worse murder, to avoid the worst mishappening, to avoid worse rape, नन ऑफ दीज। तो इसका है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू अवॉइड वर्स रेप। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21, फॉर दिस इनफर्नल पिट शैल नेवर होल्ड सेलेस्टियल स्पिरिट्स in bondage, for this infernal pit shall never celestial spirit in bondage. Where do these lines appear? ये लाइन किस वर्क से ली गई हैं, for this infernal pit। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं, पैराडाइज रिगेंड, बी ऑप्शन है कॉमर्स, सी है लिसिडास और डी है पैराडाइज लॉस्ट। तो ये लाइनें भी किससे ली गई हैं, ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, ऑप्शन नंबर डी। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं ये लाइनें। 22 वर्ड आता है हमारा, क्वेश्चन आता है 22, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। A poet could not but be gay in such a poet could not but be gay in a such jocund company
वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ये किस वर्क की लाइन है। द पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच जोकंड कंपनी। तो लाइन है हमारी पहली, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सॉलिटरी रीपर, बी टेबल टर्नर, सी लूसी ग्रे और डी डैफोडिल्स। ये चारों ही वर्क किसके हैं, ये चारों ही वर्क किसके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ के ये किस वर्क से लाइन ली गई हैं, तो ये ली गई हैं डैफोडिल्स से, ऑप्शन नंबर डी। डैफोडिल्स की ये लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। किस वर्क की लाइनें हैं ये, तो टू शेक्सपियर, टू मिल्टन, टू वैन जॉनसन, नन ऑफ दीज। तो ये किस वर्क की लाइनें हैं, ये लाइनें हैं हमारी तो वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस। ये लाइन है हमारे टू शेक्सपियर की, टू मिल्टन की, टू बेन जॉनसन की। तो ये लाइन है हमारे जो है टू मिल्टन की है, ऑप्शन नंबर बी। टू मिल्टन की लाइन है, जो टू मिल्टन किसने लिखा है, लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फिर हमारे 24 क्वेश्चन आता है, आई बिहोल्ड इन दाई वाट आई वाज वंस। आई बिहोल्ड इन दाई वाट आई वाज वंस, किसने कही है ये लाइन, सैली वर्ड्सवर्थ, कीट्स, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए सैली, सी वर्ड्सवर्थ, बी कीट्स, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन। तो किसकी लाइन है ये, आई बिहोल्ड इन दाई हु सैड। तो ये लाइन है हमारी आई बिहोल्ड वर्ड्सवर्थ की। किसकी लाइन है ये, वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ऑप्शन नंबर सी। 25 हमारा क्वेश्चन आता है, देयर नीदर इज नॉर कैन बी, देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज मेट्रिकल कंपोजिशन हु सेड। तो ये किसने कहा है पोइट्री के बारे में, तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ, सी लैम, बी कॉलरिज, डी आर्नोल्ड। तो हमारा है इसका ऑप्शन नंबर ए सही, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने कहा है ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ ने कहा है पोइट्री के बारे में एसेंशियल डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। 26 हमारा क्वेश्चन आता है, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ for not practicing his own theory in his own poems। तो ये किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को, ऑप्शन नंबर ए है एफ आर लेविस, सी है ईट्स, बी आर्नोल्ड, डी टी एस इलियट। किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को, तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर डी टी एस इलियट। टी एस इलियट ने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को फॉर नॉट क्रिटिसिज्म। 27 आता है हमारा क्वेश्चन, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, हुज रिमार्क इज दिस। ये रिमार्क किसने दिया है, तो इसके ऑप्शन है हमारे गोथे, बी आर्नोल्ड, सी शेक्सपियर, डी सैम्पसन। तो इसका हमारा है ऑप्शन नंबर ए गोथे। ऑप्शन नंबर ए गोथे की ये लाइन है, यानी गोथे ने ये क्रिटिसिज्म ये रिमार्क दिया है। गोथे ने क्रिटिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। 28 क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर।
Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation. Whose remark is this? Wordsworth को ये किसने कहा है? तो इसके हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग, सी सेंसवरी, बी कैप्टन रिकेंट, डी नन ऑफ दीज। तो वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स, तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन रिकेट। कैप्टन रिकेट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को ये रिमार्क दिया है, इसके कहा है कि वो क्या है, एवर स्पिरिचुअलाइजिंग है। 29 हमारा क्वेश्चन आता है, ए यंग वुमेन किल्स हर आउट टू एस्केप सोशल टायरनी, दिस हैपन्स इन द प्ले। ये किस प्ले में घटना घटी है कि एक वुमेन ने, लड़की ने क्या करा है, अपने ही बच्चे को मार दिया है समाज के तानों से बचने के लिए। तो ये किस प्ले का है? तो इसके हैं ऑप्शन नंबर ए विंडोज, सी स्किन गेम, डी बी रूफ और डी नन ऑफ दीज। तो इसका है हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विंडोज। विंडोज की कहानी है ये कि एक लड़की जो अनमैरिड ही एक बच्चे को जन्म देती है और फिर वो उस बच्चे को क्या करती है, मार देती है। जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ, जॉन एंथनी किसका चेयरमैन है? तो इसमें ऑप्शन है द त्रिनाथा टिन प्लेट्स, ऑप्शन नंबर ए द ग्लोबल इंडिया, बी ऑप्शन नंबर सी द टिन इंटरनेशनल और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द त्रिनाथा टिन प्लेट वर्कर्स में चेयरमैन है जॉन एंथनी। 31 क्वेश्चन आता है, गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, क्या लिखते थे गाल्सवर्दी? प्रॉब्लम प्लेस, एडवेंचर टेल्स, रोमांटिक टेल्स, नन ऑफ दीज। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रॉब्लम प्लेस। उनका जो प्रमुख तत्व था लिखने का वो क्या था? प्रॉब्लम प्लेस था। 32 हमारा क्वेश्चन आता है, विच ड्रामा डेपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियल्स अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस। कौन सा ड्रामा विरोध करता है, अगेंस्ट है जो सामाजिक दबाव के? तो इसमें है द मूव, ऑप्शन नंबर ए, बी है द रूफ, सी है द स्किन गेम और डी है विंडोज़। तो हम विंडोज़ के बारे में अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं डी के विंडोज़ में क्या होती है, लड़की होती है अनमैरिड, वो अपने बच्चे को मार देती है नवजात। तो इसका डी ऑप्शन होगा नहीं। स्किन गेम में ज्यूस की और क्रिश्चियनिटी की कहानी स्टोरी है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द मूव। थर्टी 33 हमारा क्वेश्चन आता है, सॉम्स फोर्साइट, हिज वाइफ इरीन, ओल्ड जॉलियन आर द कैरेक्टर ऑफ। ये 3 कैरेक्टर दिए हैं इसमें, सॉम्स फोर्साइट, हिज वाइफ इरीन एंड ओल्ड जॉलियन किस प्ले के कैरेक्टर हैं ये? तो ये है द फोर्साइट सागा, द फोर्साइट नागा, बी सी ऑप्शन है द फोर्साइट योगा और डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द फोर्साइट सागा। ये फोर्साइट सागा प्ले के कैरेक्टर हैं तीनों। Who belongs the realist tradition of Jones and Pinaro? Who belongs the realist, कौन बिलोंग्स करता है रियलिस्ट वास्तविक विचारधारा से जॉन्स ऑफ पिनारो की? तो इसके ऑप्शन है हमारा ए गाल्सवर्दी, बी शाह, सी
इब्सन। शाह कौन है? जीबी साहब, जीबी बर्नार्ड शाह है। और सी है हेनरिक एब्सन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है गाल्सवर्दी, ऑप्शन नंबर ए। 35 हमारा क्वेश्चन आता है गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा। गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज एंटाइटल्ड। यानी गाल्सवर्दी के जो विचार थे और ड्रामा में पाए जाते हैं उन्हीं कलेक्शन में। तो किसमें? द ओशियन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, बी ऑप्शन है द रिवर ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑप्शन है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। थर्टी 36 हमारा क्वेश्चन आता है विच प्ले डील्स विद द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस। यानी किस प्ले में न्याय के लिए क्या है? बिल्कुल असमानता है, इक्वलिटी नहीं है न्याय की। तो वो कुछ प्ले क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा द सिल्वर बॉक्स, सी जस्टिस, बी स्ट्राइप्स, डी स्किन गेम। तो स्ट्राइप में क्या है? स्ट्राइक का मतलब है हड़ताल कर देता है, ऑप्शन नंबर सी। जस्टिस में न्याय नहीं मिलता एक पर्सन को उसके काम के लिए, जैसे वो रुत से शादी कर लेता है हैरोल्ड क्लीवर, उसे उस अपराध के लिए उसे गलत न्याय दिया जाता है जस्टिस का। और स्किन गेम मैंने अभी बताया था ज्यूस और क्रिश्चियनिटी के ऊपर विवाद है। तो इसका हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए, द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में न्याय की क्या है? असामान्यता है। एक ही प्रकार की चोरी करने पर दो व्यक्तियों को दंड मिलता है। जो गरीब होता है उसे दंड मिलता है और जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसे छोड़ दिया जाता है। तो नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक। ब्रेक जो है वर्ब है, इसका मतलब तोड़ना होता है। तो ब्रेक का नाउन फॉर्म क्या बनेगी? तो इसका ऑप्शन ए है ब्रेक्स, बी ब्रोकन, डी ब्रीच, सी ब्रेकिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकिंग। ब्रेक की नाउन फॉर्म क्या बनेगी? ब्रेकिंग। 37 क्वेश्चन आता है वर्ब फ्रॉम नाउन। ब्रांड, ब्रांड है नाउन और इसकी वर्ब फॉर्म क्या बनेगी? ब्रांड की। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रांडेड, ब्रांड, ब्रीड, बर्न। तो ब्रांड की वर्ब फॉर्म बनेगी ब्रांडेड, ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगी? ब्रांडेड, ब्रांड की वर्ब फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 38 आता है नाउन फ्रॉम वर्ब डीम। डीम से वर्ब क्या है? डीम क्या है? एक वर्ब है और उसका नाउन क्या बनेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डूम, बी डीम्ड, डी डैमी और सी डैम। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, डूम। डीम की नाउन फॉर्म क्या है? डूम। क्वेश्चन नंबर 39 है नाउन फ्रॉम वर्ब ग्रीव। ग्रीव क्या है? वर्ब है और इसकी नाउन फॉर्म क्या बनेगी? ग्रीफन, ग्रीक, ग्रोइफ, ग्रीफ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीफ। ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्रीफ की वर्ब क्या, नाउन क्या बनेगी? ग्रीफ, ऑप्शन नंबर डी। 40 क्वेश्चन आता है हमारा द नाउन वेव इज फ्रॉम। द नाउन वेव इज फ्रॉम द वर्ब। नाउन है वेव और वो उसकी वर्ब क्या है? तो इसका है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए है बीव,
बी वीवन, सी वॉल और डी वेव। तो इसका है हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, वीव। नाउ वेव की वर्ब फॉर्म क्या है? वीव। क्वेश्चन नंबर 41 है एडजेक्टिव ऑफ मिल्क। मिल्क क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है मिल्क। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, मिल्च, बी माइलन, सी मिल्कन, डी नन। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिल्च। मिल्क का एडजेक्टिव क्या बनेगा? मिल्च। क्वेश्चन नंबर 42 आता है लो इज द एडजेक्टिव फॉर्म वर्ब। लो क्या है कि एडजेक्टिव क्या बनेगी वर्ब से? लो की वर्ब से एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी लो की? तो हमारा इसका है ऑप्शन नंबर ए, लोवर, बी लोव्ड, सी लोवर्ड और डी लाइंग। तो इसका है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाई। ऑप्शन नंबर डी, लाई। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कूल एंड हेल आर एडजेक्टिव विच आर चिल एंड हील रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द चिल एंड हील? ये एक लाइन दी है जिसमें क्या लिखा है कूल एंड हेल आर एडजेक्टिव विच आर चिल एंड हील रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द चिल एंड हील? यानी चिल से बना है कूल और हील से बना है हेल। तो ये चिल और हील वास्तव में क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए है हमारा वर्ब, बी नाउन, सी प्रीपोजिशन, डी नन। तो इसका है हमारा सही ऑप्शन ए, वर्ब। ये क्या है? चिल और हील क्या है? वर्ब है जिनसे क्या बना है? कूल और हेल। 44 हमारा क्वेश्चन आता है द थेफ्ट ऑफ लिटरेरी आइडियाज और मटेरियल इज नोन एज। यानी साहित्यिक विचारों की या बुकों की चोरी क्या कहलाती है? ये आपने वन वर्ड की सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है। तो क्या कहलाती है? डेकोट, बी रॉबरी, सी हिलेनिज्म और ऑप्शन नंबर डी है प्लेगरिज्म। डेकेट क्या होते हैं? चोर होते हैं बहुत सारे। रॉबरी जो डकैती पड़ती है उसे रॉबरी बोलते हैं। हेलेनिज्म और ऑप्शन नंबर डी प्लेगरिज्म। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्लेगियरिज्म। फोर्टी 45 हमारा क्वेश्चन आता है ए वुमेन व्हेन अ वुमेन हैज मोर देन 2 और मोर हस्बैंड शी इज नोन एज। जब किसी व्यक्ति के 2 या उससे अधिक हस्बैंड हों तो वह क्या कहलाती है? तो इसका है हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए, पॉलीगैमी, बी सी प्लेगियरिस्ट, बी पॉलीएंड्रिस्ट और डी पॉलीग्लॉट। तो प्लेगियरिस्ट तो हमने अभी पढ़ा था क्या होता है? लिटरेरी थेफ्ट। प्लेगियरिज्म से बना है प्लेगियरिस्ट। यानी लिटरेरी थेफ्ट यानी साहित्यिक चीज की चोरी क्या होती है? प्लेगियरिज्म होती है। और उसे चुराने वाला क्या होता है? प्लेगियरिस्ट होता है। पॉलीगैमी वो होता है एक व्यक्ति जो एक से अधिक या 2 से अधिक क्या होते हैं? महिला पत्नी होती है उसकी, तो उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। और पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारी भाषाएं 2 से अधिक भाषाएं बोलता है, वो क्या होता है? पॉलीग्लॉट होता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएंड्रिस्ट। पॉलीएंड्रिस्ट होता है जो एक ऐसी औरत जो 2 से अधिक पति रखती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 आता है
ए वुमेन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, ये भी अभी बताया था मैंने। एक ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं को बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये अभी मैंने क्लियर कर दिया था। दोबारा से देखें, ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्लॉट, बी लिंग्विस्ट, डी फिलेंथरिस्ट और ये सी पॉलीथिस्ट। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्लॉट। वह व्यक्ति जो अधिक भाषाएं बोलता है, एक से अधिक, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ए मैन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास हो, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? थीस्ट, ऑप्शन नंबर ए थीस्ट, सी पॉलीथिस्ट, बी अथिस्ट और डी मिसंथ्रोपिस्ट। तो थीस्ट क्या होता है? थीस्ट होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला। एथिस्ट नास्तिक होता है जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो। और मिसंथ्रोपिस्ट वो होता है जो बिल्कुल अविश्वासी हो, जिसे किसी में भी विश्वास ना हो, यानी नास्तिक एक तरह से मिसंथ्रोपिस्ट। और इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट यानी एक से अधिक ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या होता है? पॉलीथिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 आता है, ग्रुप ऑफ टर्म फॉर गर्ल्स और यंग वुमेन, यानी लड़कियों का या यंग महिलाओं का ग्रुप क्या कहलाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बेबी, बी वुमेनाइजर, सी लेडी क्लब, डी लेस। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है लेस बोलते हैं। लड़की को, सिंगल लड़की को क्या बोलते हैं? लेस बोलते हैं। और हमारा ग्रुप ऑफ गर्ल्स या यंग वुमेन, सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए बेबी। बेबी बोलते हैं ग्रुप ऑफ, समूह बोलते हैं लड़कियों के बेबी। फोर्टी 49 हमारा क्वेश्चन आता है, ग्रुप टर्म ऑफ फॉर द वर्शिपर्स, यानी पुजारियों का समूह ग्रुप क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कॉन्ग्रीगेशन, एक्लेसियास्टिकल कोर्स या कंसाइनमेंट। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉन्ग्रीगेशन ग्रुप टर्म फॉर द वर्शिपर्स, ऑप्शन नंबर ए कॉन्ग्रीगेशन। फिफ्टी हमारा क्वेश्चन आता है, फ्लीट ऑफ प्यूपिल। फ्लीट ऑफ यानी फ्लीट होता है, एक ग्रुप होता है, किसके ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्यूपिल लोगों के ग्रुप को, बी कैमल्स ऊँटों के ग्रुप को, सी शिप्स जहाज़ों के ग्रुप को और डी नन। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर सी शिप्स, यानी जहाजी भेड़ों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ए हाइव इज ऑफ। हाइव किसे बोलते हैं? किसके घर को बोलते हैं हाइव? स्काउट्स के घर को बोलते हैं हाइव, बी प्यूपिल के घर को, सी बीज के घर को या डी शोल्डर के ग्रुप को। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बीज, यानी मधुमक्खी के घर को क्या बोलते हैं? छत्ते को क्या बोलते हैं? हाइव बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये 52 वर्ड किए हैं। ये प्रिंट टाइपिंग में मिस्टेक होने की वजह से 51 वर्ड शो कर रहा है। 50 हमने 2 क्वेश्चन अपने वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके सही क्वेश्चन के। और ये वही क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए बने रहें चैनल पर। 1 से 2 बार इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। तो मिलते हैं हम ऐसी वीडियो के साथ, ऐसे ही एक और प्रैक्टिस सेट के साथ।
अगली वीडियो में आपको